हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए साइंस का VVI क्वेश्चन लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में वही क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन क्या है। तो देखिए, जब किसी परमाणु का नाभिकीय अभिक्रिया के द्वारा हल्के नाभिक में विभाजित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। दोस्तों ये अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो जो हम समझा रहे हैं उसको याद रखिएगा। देखिए, जब किसी परमाणु के बड़े नाभिक टूटकर दो समान परमाणु नाभिक का निर्माण करता है, उसी को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखे। तो दोस्तों इसका तो उपयोग बहुत सारे हैं, बट आपके सामने देख लीजिए, दो पूछा जा रहा है। ठीक, तो देखिए अवतल दर्पण के उपयोग हैं, पहला हेडलाइट, जो है ना गाड़ी का हेडलाइट होता है, उसमें टॉर्च में होता है, हेड मिरर में होता है गाड़ी के आगे वाला, सौर भट्टी में होता है, सूक्ष्मदर्शी में होता है, दूरबीन में होता है, और जो है डॉक्टर लोग कान नाक दांत के इलाज करते हैं उसमें होता है, हजामत बनाने का होता है उसमें होता है, यानी कई सारे इसका उपयोग है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत विभव की परिभाषा दे और इसके SI मात्रक लिखें। तो विद्युत विभव इकाई जो है, एक इकाई धन आवेश को अनंत से एक बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, और इसका SI मात्रक वोल्ट भी होता है, और 1 वोल्ट बराबर J/C भी होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्या जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय है, कारण दें। तो देखिए दोस्तों, जीवाश्म ईंधन जो है पृथ्वी की पपड़ी से प्राप्त होती है, यानी पृथ्वी के तल के अंदर दब जाता है, उससे प्राप्त होती है, क्योंकि वे जो है मृत पौधे और जानवरों के अवशेष है। मतलब पेड़ पौधा दब जाता है या जीव जंतु, तो उसी से वो बनता है। वे कोयले और पेट्रोलियम के समान हैं और प्रयोग के लिए आसानी से उपलब्ध है। ये ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत हैं और उनकी भरपाई नहीं की जा सकती है, जबकि सौर ऊर्जा प्रकृति में प्रचुर मात्रा में है और भरपाई भी की जा सकती है। तो क्या जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय है? तो आप समझ जाइए कि है कि नहीं है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ओम के नियम को लिखिए। तो देखिए, अचर ताप, यानी देखिए किसी भी पदार्थ में कोई भी चालक है, उसमें ताप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। मान लीजिए ये कोई चालक है और इसमें कोई परिवर्तन, ना तो ठंडा कर रहे हैं ना गर्म कर रहे हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है। तो कह रहा है कि इसमें जो है इसकी विद्युत धारा इस सिरे या ये सिरे दोनों क्या है, विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा दोनों सिरों के विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी R बराबर हम कह सकते हैं V/I, या कह सकते हैं कि I बराबर R/V। क्या हुआ, देखिए ऐसे लिखेंगे ना। अभी मेरे पास है, एक मिनट, V/I, तो R यहाँ है तो ये चला जाएगा यहाँ और ये आ जाएगा, यानी I बराबर आप लिख सकते हैं V/R। ठीक,
और जहां R एक नियतांक है जिसकी प्रकृति चालक के प्रकृति पर निर्भर करती है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं और इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, दृष्टि दोष क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो जिन व्यक्तियों के नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है उनके लिए हम कह सकते हैं कि उनको दृष्टि दोष है। ये दृष्टि दोष 4 प्रकार की बात किया जाएगा यहाँ। हालांकि एग्जाम में आपके 10th में 3 प्रकार के पूछेगा, लेकिन हम यहाँ 4 प्रकार के देखेंगे। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अबिंदुकता होगा और जरा दृष्टि दोष होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, भूमिगत जल के किन्हीं 2 लाभ बताइए। तो भूमिगत जल के 2 लाभ हैं। पहला है भूजल वाष्पित नहीं होता है और भूजल बड़ी मात्रा में वनस्पतियों की नमी प्रदान करता है। यानी भूजल रहेगा तो वनस्पति जो है ना, पेड़ पौधा, उनके के लिए बहुत लाभदायक होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखें। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की रासायनिक नाम जो है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो है CaSO4 1/2H2O है। प्लास्टर ऑफ पेरिस त्वरित संयोजित होने वाला जिप्सम प्लास्टर है, जो एक महीन सफ़ेद पाउडर कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट से बनता है, जो गीला होने और सूखने दिए जाने पर वो कठोर हो जाता है, जिसको एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, जिसका सूत्र यहाँ पर है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, संयोजित रासायनिक समीकरण क्या है। तो देखिए, जब किसी रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में समान अभिकारक और उत्पादक हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों है, जैसे CA+O2, तो ये हो गया CO2, तो इसको बोलेंगे हम अभिकारक हो गया अभिकारक, और इसको बोलेंगे हम उत्पाद। ये दोनों बराबर है। C यहाँ एगो है तो C यहाँ है, कार्बन एगो तो एगो, हाइड्रोजन 2 गो तो हाइड्रोजन 2 गो, तो ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, त्राम छीलन को हवा में लंबे समय तक गर्म करने पर उस पर काली परत चढ़ जाती है। इस पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर उसका भूरा रंग पुनः वापस आ जाता है। यहाँ कौन सी क्रिया होती है, माने अभिक्रिया हो रही है। अभिक्रिया के नाम एवं समीकरण। तो समीकरण तो कुछ भी यहाँ दे सकते हैं उसका, लेकिन देखिए अभिक्रिया को उपचयन या ऑक्सीकरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अयस्क क्या है। तो अयस्क एक प्रकार का प्राकृतिक चट्टान है, ये भी कह सकते हैं। देखिए आपको समझ में किस तरीक़ा से आ रहा है वही आप लिखिए, जिसमें एक या एक से अधिक खनिज पाए जाते हैं। आमतौर पर धातुएं पाई जाती है। अयस्क के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं, जो कि यहाँ पर देख लीजिए। ऑक्साइड अयस्क है, कार्बोनेट अयस्क है, सल्फाइड अयस्क है तथा हाइलाइड है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखनी चाहिए।
तो पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ रखने पर वे अम्ल की उपस्थिति के कारण धातु की सतह से क्रिया करके विषैले यौगिक का निर्माण कर लेता है और इससे उनका स्वाद भी खराब हो जाएगा और खाने पर शरीर में हानिकारक प्रभाव भी देखने के लिए मिलेगा। कहने का मतलब दोस्तों है कि पीतल में चाहे तांबा में आप दही चाहे खट्टा पदार्थ रखिएगा ना, तो उस एक तो बात है कि वो क्रिया उससे कर लेगा तो उसका स्वाद बदल जाएगा, ठीक है ना। और मान लीजिए आप स्वाद बदल जाने के बाद भी उसको आप खा रहे हैं तो आपके शरीर पर भी उसका इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। चलिए अगला जो है क्वेश्चन, लोहे को जंग लगने से किस प्रकार बचाया जा सकता है। देखिए लोहे को जंग से बचाने के निम्न उपाय है। पहला उपाय है तेल या गिरीस की तह जमा करके, यदि लोहे पर तेल या गिरीस की तह जमा दे तो नम वायु लोहे के संपर्क में नहीं आ पाती है जिससे जंग नहीं लगता है। मशीन के पुर्जे पर ऐसा ही किया जाता है, ठीक। और दूसरा का पॉइंट है एनेमल से लोहे की सतह पर रंग रोगन की तह जमा कर रंग लगाने पर नियंत्रण पाया जाता है। जैसे मान लो बस हो, कार हो, स्कूटर, साइकिल इत्यादि पर इनेमल की तह भी जमाई जाती है। कहने का मतलब देखिए गाड़ी के पेंट देखे हैं ना तो उसको इनेमल बोला जाता है। कोनो गाड़ी देखते हैं कि उसको पेंट कर दिया जाता है तो उस पर जंग नहीं लगता है तो उसको इनेमल बोला जाता है, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।